हमारा टॉपिक रहेगा अभिलेखों के प्रकार। नेक्स्ट में अभिलेखों का मैंने कुछ बताया था और प्रशस्तियाँ भी बताई थी, ताम्रपत्र भी बताए थे। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे वो बता दूंगी। अभिलेखों के जो प्रकार है ना, राजकीय अभिलेख कौन है, निजी प्रशस्तियाँ जो निजी अभिलेख कौन है, उसे क्या कहते हैं, और विदेशी अभिकरण है ना, विदेशी अभिलेख बोगस कोई रब्बा तक, इसके सब का डिटेल से वर्णन करूँगी। मैं डिटेल से अभी नोट्स दे रही हूँ, नोट्स सभी बना दिए मैंने, कौन सी बुक से बना है वो भी बता दूँ। ये पूरा अभिलेख है जिसके अंदर नगरों की जानकारी, पुरोहितों की जानकारी, मंदिरों की जानकारी और उनकी वंशावलियाँ क्या क्या है वो सारी मैं डिटेल से बताऊंगी। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। यहाँ से सारे नोट्स बनाए मैंने और इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने डिटेल से सारे नोट्स मैंने बनाए हैं कि और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और मैंने पूरी डिटेल से आपको सारे के सारे नोट्स दिए हैं। कितने दिए हैं, पूरी डिटेल से दिए हैं। और अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। कनिगम का जितना भी कार्यकाल, पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग, पुरातत्व के प्रकार और स्थायी विभाग। हमारा टॉपिक चल रहा है ना प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें से विदेशी यात्रियों विवरण कल मैंने आपको बता दिया, पूरा वीडियो बना दिया मैंने। चीनी, यूनानी और अरबी का पूरी डिटेल से, उनकी बुक का, उनकी विदेशी यात्रा, उनका वर्णन, उनकी बुक में किसका वर्णन है, किस राजवंश का है, पूरी डिटेल से। किसके शासनकाल में आए थे, गुप्त शासनकाल में कौन आए थे, मौर्य शासनकाल में कौन आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा शासक आया था। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई, एक वीडियो की, वीडियो तो 2-3 बनाए लेकिन क्लियर नहीं बने थे, इसलिए वापस मैंने एक बनाया, उसकी प्लेलिस्ट बनाई। यहाँ से हमारा टॉपिक चल रहा है अभिलेख, अब पुरातात्विक सर्वेक्षण, यहाँ से ये टॉपिक चल रहा है। इसमें से मैंने साहित्य वगैरह सारे टॉपिक करवा लिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो पूरी देख देना, पूरी डिटेल से, वेद, ब्राह्मण, अनेक अलग अलग बना के, और ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पूरा अलग अलग वीडियो बनाए, 2-2, 3-3 पार्ट में पूरा किया है। कि सौरभ चौबे की बुक है ना, उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। और फिर अभिलेख चल रहे हैं, आज हमारा अभिलेख होगा। अभिलेखों में मैंने बता दिया 2 प्रकार हैं, विदेशी अभिलेख होगा आज हमारा। ये पूरी डिटेल से चल रहे हैं पूरा ये फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट और कॉलेज प्रोफेसर तीनों में टॉपिक आता है, और यूपीएससी परी में भी ये टॉपिक है। कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, उसके अंदर आपको एक तो ये याद रखना, एपिग्राफी जिसे पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, पेरियोलोग्राफी है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, और तिथियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी लिपि, पेलियोग्राफी तिथि का अध्ययन, इस तरह इन तीनों को याद रखना। फिर ये जो पुस्तकें थी कनिगम की पुस्तकों को 3 भागों में किसने प्रसारित किया वगैरह, मैंने सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। और ये ताम्रपत्र भी मैंने टॉपिक कल आपको लगभग पूरा काफी तक करवा दिया था। आज यहाँ से डिटेल देने वाली हूँ, पूरी की पूरी ये डिटेल आपको मिलेगी। और इन सब ये नहीं, ये रब्बा तक है ना, रब्बा तक अभिलेख ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेशी अभिलेख है, डिटेल से सब मिलेंगे। अब आपको पूरा का पूरा डिटेल से मिलेगा। आज प्रशस्तियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट प्रशस्तियाँ लिखवा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि निजी और राजकीय होते हैं अभिलेख, उसके अंदर प्रशस्तियाँ आती है निजी क्षेत्र में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्राचीन भारत की थी वो बताऊंगी, फिर भारत की क्या, राजस्थान की क्या क्या थी वो नेक्स्ट में बताऊंगी, और प्राचीन और वो कौन कौन सी थी वो बता दूंगी। तो सबसे प्राचीन जो प्रशस्ति है ना, खारवेल की हाथी गुफा लेख है, ये 1वीं शताब्दी की प्राकृतिक भाषा में है ना, जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने लिखी है, परीक्षा में आ चुकी कई बार। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की है, कवि कौन थे इसके, बालादित्य थे। गंगेकोट चोलमपुरम की जो गढ़वाल प्रशस्ति है ना, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की है, किसकी है, गोविंद चंद्र की है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक गुहा प्रशस्ति जो प्राकृतिक भाषा में। और ताम्रपत्र किसे कहते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य लिए हैं, वो देख सकते हो। ताम्रपत्र वो भूमि, जो प्राचीन ताम्रपत्र होते थे ना, उसमें भूमिदान व सामंतवाद की जानकारी मिलती है हमें सिर्फ, है ना। तो सामंतवाद क्या था, सामंतवाद राजस्थान की जितनी सामंतवादी व्यवस्था थी ना, जो मैंने सारी आपको पढ़ा दी है। मेवाड़ मारवाड़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी सामंतवाद की, सामंतवाद क्या होता है, राजा होता है सबसे बड़ा भाई, और उसी के छोटे भाई होते हैं ना, वही सामंत होते हैं, जो जागीरदार कहलाते हैं। और उनके अंडर में जो जो कार्य होता था, जो जो व्यवस्थाएं होती थी, जो 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 कहते हैं कि उपहार दिए जाते थे और उसको कर दिए जाते थे, उन सब की व्यवस्था मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था या सामंती व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें ताम्रपत्र से मिलती है। और सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कौन सा है, इक्सा वुकसी शासक चांतनबुल का है, चांतनबुल का है, जो गंडी मुंडक का है ना, गंडी गुड्डम का है लेख है। ये प्राचीन यानी दक्षिणी भारत का है। और उत्तर भारत का सबसे प्राचीन जो ताम्रपत्र लेख है वो कलचुरी शासक इसरदत्त का है। ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीन है और उत्तर भारत का है और दक्षिणी भारत के। राजस्थान का धुलेव है, और एक और राजस्थान का है वो मैं बता दूं, ये देख सकते हो, राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र धुलेव है ना, और जो 689 का है। दूसरा है मंथन देव का 959 का है। तीसरा है ना ये ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 978 में गुर्जर कबीला था सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा नदी और दक्षिण भारत तक जो शासन था ना कनिष्क का, किसका था, यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, गंगा कावेरी तक था। और कनिगम ने राजपूतों को कुषाणों की यूची जाति का माना है। कनिगम था ना, उसने राजपूतों को क्या माना था,
कुषाणों की यूएची जाति के माना है। ये ब्रोज गुजर अभिलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुजर प्रतिहारों का ये कह रहा है कि गुजर प्रतिहार जो शासक थे सप्त से गंगा कावेरी तक इनका अधिकार हो गया था। और ये जो माना था ना कुषाणों को यूची जाति का खनिगम ने, ये दो इंपॉर्टेंट है, ब्रोज गुजर ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र में क्योंकि भूमि के रूप में और सामंतवाद के रूप में ताम्रपत्रों की से ही हमें जानकारी मिलती है। और मैंने राजस्थान इतिहास के जितने भी आपको टॉपिक दिए ना वो सब राजस्थान पैनोरमा से दिए। ये बुक है पैनोरमा, आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने पूरे फैक्ट बना के आपको दिए। जहाँ भी आपको राजस्थान का नोट्स मिलेंगे ना वो सब इसी बुक से मिलेंगे। तो पहला ही अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, बोगस कोई अभिलेख जो 1360 से है, खोजा गया उनको विकर द्वारा 1907 में। कोई कहीं जगह आपको ये सौरभ चौबे की बुक में है ना 1907 है, कहीं कहीं आपको 1906 भी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में। और इतना डीपली यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। इसके अंदर जो जानकारी है ना वो आएगा, या इसकी लिपि क्या थी, किलाक्षर लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी ना। और उसके बाद इसने लिखा था इसकी स्थिति एशिया माइनर तुर्की में। मैं भी बताऊंगी कौन सी पहाड़ी पे क्या है। और भाषा इसकी हिंद यूरोपीय और भारोपीय भाषा है किसकी, बोगसगोई अभिलेख की। इसमें क्या जानकारी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो वैदिक देवता थे ना, हमारे वैदिक देवताओं की जानकारी, जो ये विदेशी है ना अभिलेख मैंने बताया आपको अभी। तो ये मैंने अभिलेखों के प्रकार बताए थे आपको कि विदेशी अभिलेख है, जो मैं बोगसगोई पढ़ा रही हूँ रब्बा तक, और ये फिर देसी पढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट में पढ़ेंगे देसी। और तो बोगसगोई अभिलेख है ना ये विदेशी है, और ये कहाँ है, तुर्की में, जो वर्तमान में एशिया माइनर हम कहते हैं ना, इसे एशिया माइनर तो पहले नाम था, अब इसको तुर्की कहते हैं। तो तुर्की के अंदर अगर हम देखें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है उस अभिलेख में, जो इतना पुराना अभिलेख था 1380 में, और 1907 में उसको खोजा गया था। इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते, ये एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड RS जहाँ भी देखोगे ना तो ये प्रश्न आया हुआ, क्योंकि हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये विदेशी अभिलेख है और इसके अंदर हमारे देवताओं का कैसे नाम आ सकता है, लेकिन इसके अंदर इनका वर्णन है। और इन देवताओं ने दो राजाओं के बीच जब युद्ध हो रहा था वहाँ, तो दोनों के बीच संधि करवाई थी इन्होंने। और ये कौन कौन से थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते, चारों का नाम याद रखना, चारों का पूछा जाता है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि वरुण इंद्र की मीना, यानी कि वरुण और इंद्र है ना उसकी मीना, उसकी माँ कह सकते हो मीना, उसकी बहन भी कह सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो आप इसको ट्रिक के साथ। लेकिन वरुण था ना, वरुण और इंद्र की क्या थी, मीना थी ना, वो उसकी माँ थी, ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो वरुण इंद्र आ गए, मी से मित्र आ गया, ना से नास्ती आ गया, ये इसकी ट्रिक है, अच्छी तरह याद रखना, कभी मत भूलना। और या ऐसे कह सकते हो वरुण इंद्र की जो मीना है ना वो इन सबसे बड़ी थी, बड़ी यानी बोगसगोई, मीना बड़ी थी, तो बोगसगोई अभिलेख से भी जोड़ सकते हो। उल्लेख है यहाँ का भारतीय अश्व व्यापारियों, हमें पता है कि हमारे बोगसगोई यानी कि अफगानिस्तान, वहाँ से हमारे घोड़े के व्यापार होते थे, तो व्यापारियों की बस्ती भी थी। बोगसगोई क्या थी, हितियों की राजधानी भी थी उस वक्त। हिती कहाँ थे, तुर्की में थे ना, तो उसकी राजधानी थी बोगसगोई। अब रबा तक अभिलेख है ना, इसमें अफगानिस्तान सुर्ख कोटल में काफिर का किला नामक पहाड़ी पर मिला है। इसकी मैं पूरी डिटेल और मैप से समझा रही हूँ अभी आपको, थोड़ी सी आप यहाँ से नोट्स देख लें। नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नोट्स तो आपके पास पूरी बुक होगी, आप सौरभ चौबे की ला लोगे, आप पप्पू सिंह प्रजापति की ला लोगे, आर्य कंपटीशन की ला लोगे, पैनोरमा की ला लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद समझोगे नहीं, ट्रिक बनाओगे नहीं, उसकी थ्योरी या कहानियों के माध्यम से नहीं समझोगे। तो भाषा और लिपि बैक्ट्रियाई भाषा और ग्रीक लिपि थी इनकी, किसकी, रबा तक अभिलेख की। और इसकी विशेष क्या क्या था, कनिष्क प्रथम ने रबा तक अभिलेख में कुषाणों की वंशावलियाँ मिलती है, इसके कनिष्क प्रथम है ना, इसके अंदर उसकी वंशावलियाँ मिलती है। यहाँ से लोह प्रतिमाओं मिलती हैं, मंदिरों, प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इस लेख में कनिष्क कहता है कि मैंने नाना देवी से राज्य प्राप्त किया है। इस लेख के अनुसार राजस्व की मान्यता उसको किसने दी थी, जरथ्रुष्ट धर्म के देवी देवता ने उसको राजस्व और सम्राट की मान्यता दी थी। बोगसगोई अभिलेख की मैंने ट्रिक बता दी, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, वहाँ से आपने कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि वो उसकी जो ट्रिक थी वो बता दी मैंने आपको। एक बार और याद कर सकते हो, वरुण और इंद्र की बड़ी कौन थी, मीना, वरुण और इंद्र से बड़ी कौन थी, मीना। इस तरह आप उस ट्रिक, क्योंकि इसी का ही पूछते हैं, एक यही इंपॉर्टेंट है। बाद में इसका मैं पूरा मैप से समझाऊंगी, कौन सा, ये अभिलेख रबा तक अभिलेख है ना। और इस अभिलेख में कनिष्क के पिता का, कुंजुगोल, उसके दादा दादी का सबका वर्णन मिलता है। कनिष्क की प्रतिकाओं को, कनिष्क ने जितनी प्रतिमाएं थी ना उन सबको मंदिरों में स्थापित करवाई थी। इसी से सद्भावना और विभाग उसके पिता पुत्र का पता चलता है। ये तो सब देख सकते हो आप, कनिष्क संवत का उल्लेख भी मिलता है। ये सब मैं आपको मैप से समझा रही हूँ अभी, और इसके सब नगर फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। जो अशोक के अभिलेख भारत में है ना, प्रथम भारत में, ये विदेशी अभिलेख थे, भारत में प्रथम अभिलेख किसके थे, अशोक के। लेकिन अब अपवाद स्वरूप दो अभिलेख हैं जो भारत में अशोक से प्राचीन थे। कौन कौन सा था, एक था अजमेर का बडली अभिलेख जो अशोक से पहले का है, और एक पिपरवाह जो उत्तर प्रदेश की बस्ती है
और वो बस्ती जहाँ पिपरवा अभिलेख है, जो पीपर सिंह कोई ऐसा नाम था सामंत का, उसके लेख मिले हैं। अब बौद्ध के स्तूप थे वहाँ। बस्ती बस्ती वही स्थान है जो पहले कौन सी थी, कौशल, और कौशल में किसके थे स्थान, बुद्ध का। और बुद्ध के जो स्तूप मिले थे ना, स्तूप, उस स्तूपों के साथ वो बस्ती वो अभिलेख मिला है, कौन सा, पिपरवा का अभिलेख मिला है, जिसके अंदर सारी जानकारी है। और वो पिपरवा और बडली अभिलेख, ये दोनों अशोक से पहले माने जाते हैं, अपवाद स्वरूप हैं ये। बाकी भारत में जो अभिलेखों का चाल जो स्थापना वगैरह सब हुई थी वो अशोक के काल से ही मानी जाती है। तो याद रखना, मैंने बोगस को ही बता दिया, ये बोगस को ही हो गया, रबा तक हो गया। अब बेहस्तून और नक्शे रुस्तम दो अभिलेख रहे हैं, और बेहस्तून और नक्शे रुस्तम अभिलेख है ना, इसके अंदर बेहस्तून अभिलेख और दोनों अभिलेखों में इसका वर्णन है कि दारा प्रथम था ना, उसने गांधार और सप्त सैंधव प्रदेश जो उपद्रवीय जो सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ से हमारा देश आता है ना भारत, वहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसको जीता था, जीत कर वहाँ 20वां हिस्सा बनाया था अपने राज्य का। किसने, दारा सिकों ने, दारा प्रथम ने, क्योंकि दारा के बाद ही हमने अभिलेखों की परंपरा हमारे राजस्थान हमारे भारत में होती है। अशोक ने बसा दारा के रूप में उसको माना जाता है, पहले दारा ने बनाए थे, उसके बाद अशोक ने बनाए थे। और 10 लाख पाउंड उसे यानी कि जो दारा प्रथम का हिस्सा था ना, कर का 1/3 उसके खुद का राजस्व कर, उसमें से 1/3 उसको प्राप्त होता था। यहाँ से कहाँ से, गांधार और सप्त सैंधव प्रदेश से जो जीते थे दारा ने। इस सब का वर्णन मिलता है नक्शे रुस्तम अभिलेख और बेहरूल सुन अभिलेख, जो प्राचीन थे, ये भी विदेशी अभिलेख थे जहाँ भारत की जानकारी मिलती है हमें। और एक नक्शे रुस्तम अभिलेख है ना, वहाँ से हमें क्या प्राप्त मिलता है, भारत का नाम है ना वो हिंदुस्तान कौन से अभिलेख में मिलता है, तो नक्शे रुस्तम अभिलेख है। और ये किसका शासनकाल का था, ये शाहपुर प्रथम था, सासानी वंश का शासक था। उसके अंदर ये नक्शे रुस्तम अभिलेख है ना 3 भाषाओं में था। कौन सी 3 भाषाओं में था, 3 भाषाओं में अभिलेख था। ये उत्कीर्ण था, एक तो ईरानी था और एक ग्रीक था और एक यूनानी, 3 भाषाओं में ये उत्कीर्ण था। इसके अंदर हिंदुस्तानी शब्द का वर्णन मिलता है, भारत को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया था इस अभिलेख में। जब मैंने आपको भारत का नामकरण पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने हिंदुस्तान, जिसके अंदर जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, जिसके अंदर यंतु और जितने भी नाम थे ना भारत के, वो सब नामकरण इतने डिटेल से पढ़ाए थे कि नक्शे रुस्तम अभिलेख में आपको मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट वाले वीडियो वापस सामने आ रहे हैं, हमें याद आ रहा है कि हमने वहाँ पढ़ा था और ये हिंदुस्तान शब्द का नाम भी मिलता है ना। तो पूरी डिटेल से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें हमेशा बार बार हमारी पढ़ा हुआ वापस हमारे आगे ही आएगा। तो अब ये देख सकते हो, ये जो थे ना, ये इसके दादा थे सदकना, और फिर कुंजुल कन्फिशन, फिर विम कन्फिशन, फिशेस और कनिष्क की जानकारी, इन सब चारों की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। काफिर का किला ये बना दिया मैंने, ये काफिर के किले पे बना हुआ है अभिलेख। कौन सा, ये रबा तक अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल से दिया मैंने। यहाँ से इनके ये चारों है, देखो इसके इनके परदादा, इनके दादा, इनके पिता, और ये चारों की प्रतिमा है ना, ये मंदिरों में स्थापित करवाई थी किसने, कनिष्क ने। इसकी जानकारी मिलती है किसके अंदर, रबा तक अभिलेख में। लोह प्रतिमाएं कहाँ मिली हैं ये भी बताया, इसकी जानकारी भी मिलती है इस अभिलेख में। नौकोन जोहा, एक पुरोहित, ये देखो ये पुरोहित है, और एक मंदिर की सुरक्षा और देख रेख के लिए एक पुरोहित को रखा जाता था, उस पुरोहित की जानकारी हमें मिलती है। नौकोन जोहा उसका नाम था। ये किस अभिलेख में मिलती है, ये भी हमें रबा तक अभिलेख में मिलती है। और ये डिटेल से, और 6 नगरों की जानकारी हमें मिलती है, ये 6 नगर हैं, मैं बता दी हूँ, इसके नाम अभी बता दूंगी आपको। कुषाणों की वंशावली मिलती है, प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिलते हैं, ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर के अवशेष भी हमें मिलते हैं, पूरा डिटेल से देख सकते हो, प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। और 6 नगरों की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। काफिर का किले की पहाड़ी पर है। कनिष्क के 6 नगरों की जानकारी इसमें मिलती है, सांकेत, कौशाम्बी, कौंडिन्य, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और चंपा, ये 6 नगरों की जानकारी भी इस अभिलेख से मिलती है। तो नेक्स्ट अभिलेख हम पढ़ेंगे अशोक के, और अशोक के अभिलेखों को भी मैं आपको मैप से समझाऊंगी, जो कभी नहीं भूलोगे। 14 अभिलेख हैं, 40 मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, किस किस के अंदर किसकी जानकारी है, पशु चिकित्सा लेख किसके अंदर है, पशु हत्या किसके अंदर है, स्तंभ लेख कौन से हैं, गुहा लेख कौन से हैं, पूरी डिटेल से आपको मिलेगा। तो पुलकेशिन द्वितीय का एहल अभिलेख आपने पूरी डिटेल से कभी पढ़ा है तो ये भी देख लेना, ये भी मैं पढ़ाऊंगी। सौरव चौबे की बुक्स एक से एक इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई और बुक पढ़नी चाहिए भारतीय इतिहास के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए और राजस्थान इतिहास के लिए पैनोरमा बेहतर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको कहा था कि जो बडली शिलालेख हो जाता ना, बडली ताम्रपत्र, अरे सॉरी बडली अभिलेख, जो भारत राजस्थान में है प्राचीन सबसे, और राजस्थान का प्राचीन तो नहीं है, राजस्थान का तो मैंने बता दिया धुले हुए, लेकिन जो अभिलेख है ना, वो अशोक से पहले अभिलेख बडली है ना, वो पंडित हीरा शंकर ओझा ने खोजा था, है ना, पर पंडित हीराचंद ओझा ने खोजा था। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं। और गिलोट या दिलोट कोई ऐसा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर वो मिला था।